हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज सुबह मैंने आपको जब करंट अफेयर्स की क्लास ली थी तो उसमें एक सवाल आया था कि एनएसओ ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें कहा था कि हमारे जो देश है उसकी ग्रोथ रेट 7.4% रहने वाली है। उसने ऐसा अनुमान लगाया था। तो मैंने आपको उसमें बोला था कि मैं आपको इस पे एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो ये वही वीडियो है। मैं आपको इसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी और ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, ग्रोथ रेट किस जीडीपी के माध्यम से निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपको वास्तव में बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो हम बिना देर के चलते हैं नीचे। देखिए, आज जब मैं पढ़ा रहा था तो आज ये है कि भारत की जो वृद्धि है ना वो 6.6% रहने वाली है। ये किसने बोला है? ये यूएन ने बोला है। इसका भी रिपोर्ट आ गया है, एसबीआई का रिपोर्ट आया कि 7.5% रहने वाली है एसबीआई ने, जबकि एनएसओ ने जो आंकड़ा निकाला है उसमें 7.4% रहने का अनुमान लगाया इसने। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जीडीपी होती क्या है, तो जीडीपी आप यूं समझिए कि एक साल, याद रखिएगा ये चीज़ बहुत जरूरी है। ये क्या है? एक साल में देश की सीमा के भीतर, यानी कि हमारा जो भारत देश है इसकी सीमा के भीतर ही उत्पादित, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है सभी अंतिम वस्तु, मतलब फाइनली जब बन के तैयार हो जाता है अंतिम वस्तु व सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है ना, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है? वो जीडीपी कहलाती है। यानी कि हमारे देश के भीतर ये होना चाहिए, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि नेशनलिटी मायने नहीं रखती। जो वो अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी लोग भी अगर आकर के हमारे देश में कमा रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं तो उनकी भी गणना हमारी जीडीपी में की जाती है। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है। ये है गुड्स और सर्विस ही तो हो सकती है, गुड्स और सर्विस। तो इस गुड्स में मान लीजिए कि जैसे क्या है कि एक कंपनी है हमारी, हमारे देश की कंपनी टाटा। ये भाई साहब क्या काम कर रही है? यहाँ पे गुड्स उत्पादन कर रही है, यानी कि मान लीजिए गाड़ी बना रही है। क्या बना रही है? कार निर्माण कर रही है। ठीक है। कार निर्माण हर साल ये कितनी कार निर्माण करते हैं? मान लीजिए 10 करते हैं। और हर एक कार का कितना दाम है? 50 रुपये है। क्वांटिटी में 10 है और कॉस्ट कितना? 50 रुपये, यानी कि 500 रुपये ये उत्पादित करती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक और कंपनी है, मान लीजिए कि सैमसंग है। सैमसंग है, ये क्या काम करती है? ये मोबाइल की बनाने वाली कंपनी है। और ये विदेशी कंपनी है। कौन सी कंपनी है? विदेशी कंपनी है। तो ये भाई साहब क्या काम करते हैं कि ये बनाते हैं तो अपने एक, ये भी 10 ही मोबाइल बनाते हैं, क्वांटिटी में 10 ही है। और इसके मोबाइल का दाम कितना है? मान लीजिए कि इसके मोबाइल का दाम 5 रुपये है। ठीक है, मोबाइल का दाम 5 रुपये है। तो ये कितना बना रही है? मोबाइल का दाम मान लीजिए 50 रुपये इसका भी है। तो ये कितना हो गया? 500 रुपये ये भी कमा रही है। ठीक है। तो अब भारत देश है, अब हमारे देश के ही मान लीजिए यही टाटा कंपनी हमारे एक यूएसए में भी काम कर रही है। या छोड़िए, इसको छोड़िए। मान लीजिए कि राम नाम का व्यक्ति है, एक राम नाम का व्यक्ति है और ये सऊदी अरब गया है। कहाँ गया है? सऊदी अरब गया है। और ये कितना पैसा कमा रहा है सालाना? सालाना कमा रहा है ये मान लीजिए 400 रुपये। 400 रुपये ये सालाना कमा रहा है। कौन? राम। ज़्यादा अमीर है। ठीक है। ये टाटा जहाँ 500 कमा रही है, 400 अकेला कमा रहा है जा करके, पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहा है। तो जब जीडीपी काउंट करने की बात आएगी ना, जीडीपी काउंट करने की बात आएगी तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टाटा जो है, टाटा कितनी कमा रही थी? क्वांटिटी में 10 बना रही है कार। एक कार का दाम 50 रुपये है, यानी कि 500 रुपये। ठीक है। और जो सैमसंग है वो क्या कर रही है? 10 ही मोबाइल बना रही है और 50 रुपये उसका भी दाम है। और ये भी कितना कमा रही है? 500 रुपये। यानी कि टोटल कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए। ये 1000 रुपये ये कब के? मान लीजिए कि ये है 2023 के। कब के हैं? 2023 के। अब 2024 का जीडीपी जब निकालने की बारी आती है तो उस समय बोला जा रहा है कि भाई साहब ये जो कार की कीमत है ना, जो कार की कीमत थी उस कार की कीमत 60 रुपये होगी। कार की कीमत 10 × 60, यानी कि जो टाटा वाली कार थी ना, जो टाटा वाली कार थी उसकी कीमत कितनी होगी? 60 रुपये होगी। ठीक है। और
जो सैमसंग थी उसकी प्राइस उतनी सेम रहने देते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये कितना हो गया, 600 हो गया, जबकि जीडीपी ये कितने के लिए है, और ये वाला कितना हो गया, 500 हो गया। तो जब 2024 के लिए आप देखेंगे ना तो ये कितना होगा, 1100। ठीक है, 1100। जीडीपी 2023 के लिए 1000 था, और जबकि 2024 के लिए 1100 है। यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल कितनी थी, 1000 थी, इंटू 100 कर दो, तो 3 सोना से 3 सोना खत्म। यानी कि आप ये देखेंगे कि हमारा जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कितनी है, 100 रुपये है, अरे 10% है। ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो 10% है। अगर आप अंक में देखेंगे तो 100 रुपये में है, 100 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि किस कंपनी ने ग्रोथ किया है, या ग्रोथ हुआ भी है या नहीं हुआ है, या किसी जो वस्तु है उसके मूल्य में परिवर्तन कर दिया गया है। ये चीज़ें आपको और आगे क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी जीडीपी होती है वो निकलती है। जीडीपी में क्या होता है कि हमारे देश के सीमा के भीतर कोई भी, चाहे वो विदेशी कंपनी हो, चाहे विदेशी बंदा आके कमा रहा हो, और हमारे देश के अंदर जो भी चीज़ें बन रही है उन सबका, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उन सबके जो कीमत होती है ना, अंतिम कीमत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब थोड़ा सा हम और नीचे चलते हैं, क्योंकि जीडीपी भी कई तरीके की होती है, इन्हीं को समझना बहुत ज़रूरी है। जीडीपी बहुत तरीके की होती है, लेकिन मेन 2 जीडीपी को आप समझिए। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, और एक होती है रियल जीडीपी। ठीक, नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं कि नॉमिनल जो जीडीपी होती है ना, उसमें महंगाई का असर होता है, यानी कि फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, अगर इन्फ्लेशन घट जाए तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी घटेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, आप समझिए कि जो वो एलजी कंपनी थी ना, मान लीजिए कि 2024 में, सपोज करिए 2024 में 10 जो गेहूं था ना, गेहूं था, 1 केजी गेहूं कितने का जा रहा था, मान लीजिए 20 रुपये केजी, 20 रुपये किलो जा रहा था। 1 केजी गेहूं 20 रुपये में जा रहा था, सपोज करिए। तो 10 केजी गेहूं है, और ये क्वांटिटी 10 केजी गेहूं है, और 20 के हिसाब से जाएगा तो कितना इसका दाम हो जाएगा, 2000। जबकि 2025 जैसे ही आए तो 1 केजी जो गेहूं था ना, 2025 में 1 केजी जो गेहूं था वो अब कितने का हो गया, मान लीजिए ये 30 रुपया किलो हो गया। यानी कि गेहूं उतना ही है, यानी कि वही वस्तु है, लेकिन उसके दाम बढ़ गए। यानी कि उसी वस्तु को हमें खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो परचेजिंग पावर है, यानी कि जो खरीदने की जो क्रय शक्ति है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि उतने ही सामान को जब हम खरीद रहे हैं तो उसको ज़्यादा पैसे देना पड़ रहा है, यानी कि हमारी जो पैसा है वो कमज़ोर हो रही है। तो मान लीजिए कि अब 10 केजी ही हमें खरीदना है, 10 केजी ही खरीदना है, लेकिन हम कितना देंगे, 30 रुपये देंगे, 30 रुपये के हिसाब से देंगे। तो 30 रुपये के हिसाब से जब लेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 3000। देख रहे हैं, तो फर्क कितने का पड़ रहा है, 1000 का ये फर्क पड़ रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन हुआ है ना, ये इन्फ्लेशन कितने का हुआ है, इन्फ्लेशन 10 रुपये का हुआ है। अब इसका प्रभाव देखिए कैसे पड़ता है, 2000 से 3000 हो गया, 1000 रुपये का इसका तो फर्क पड़ा। और हम ग्रोथ रेट निकालने जा रहे हैं, ग्रोथ रेट नहीं निकल पाएगा, इसका ग्रोथ रेट नहीं, ग्रोथ रेट मैं बताता हूँ किस लिए ग्रोथ रेट इससे नहीं निकालते। 1000 रुपये का फायदा होता है, पहले 1000 का नुकसान होता है, और ये ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50%। ये 50% इसका ग्रोथ रेट आ रहा है, ग्रोथ रेट आ रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि पहले 20 रुपये किलो गेहूँ था, अब 30 रुपये किलो गेहूँ था। जैसे इसका इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई जैसे ही बढ़ी, महंगाई जैसे ही बढ़ी, इसका जो जीडीपी था वो क्या हुआ,
तुरंत बढ़ गया जो जीडीपी था, क्योंकि ये तो जीडीपी ही है ना भाई। ये जीडीपी तुरंत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हैं। अब सपोज करिए, अब इसको छोड़िए, अब सपोज करिए कि 2024 में जो क्वांटिटी है ना वो 10 केजी हमें बेचनी है, लेकिन अब कॉस्ट पर 2024 में कॉस्ट जो था वो 20 रुपये ही था। 20 रुपये के हिसाब से ये 2000 रुपये ये हो गया। 2025 में अगर देखेंगे तो 2025 में 10 केजी, इसको स्थिर रखिए। कॉस्ट अब मान लीजिए कि पहले क्या था कि बढ़ा था, अब हमें उतना ही गेहूँ खरीदने के लिए 1 केजी गेहूँ जो है वो खरीदने के लिए हमें मान लीजिए कि 10 रुपये देने पड़ रहे हैं, 10 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस साल में देखेंगे तो आप क्या होगा, ये 1000 हो गया। 1000 हो गया तो ये जो है 1000 आप क्या जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। माइनस में जैसे जाएंगे तो 1000 बढ़ा के 2000 करेंगे इंटू 100 करिए तो ये फिर 50%। लेकिन ये ग्रोथ रेट क्या जा रही है, नीचे जा रही है। ग्रोथ रेट क्या जा रही है, यानी कि आपको जो जीडीपी है ना, जीडीपी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। तो आप देखें, पहले जो चीज़ 20 रुपया किलो खरीद रहे थे और 20 रुपया किलो खरीद रहे थे, फिर उसके बाद उसका दाम बढ़ा के 30 रुपया किलो कर दिए, तो उसमें क्या हुआ कि आप डाउन जाने लगे, यानी कि 50% आप ऊपर चले गए। यानी कि जैसे ही आपका महंगाई बढ़ा तो आपका जो जीडीपी है वो भी बढ़ गया। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही आपका महंगाई घटा है, यानी कि मुद्रा स्फीति नहीं हुई है, आप स्फीति हुआ है, यानी कि कम पैसे दे रहे हैं लेकिन चीज़ें उतना ही खरीद पा रहे हैं। तो जैसे ये आपका हुआ है वैसे ही 50% ये क्या हुआ है, डाउन, यानी कि आपका जो जीडीपी है वो डाउन चला गया है। तो ये जो जीडीपी होती है वो क्या कहलाती है, ये होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी, यानी कि नॉमिनल है, नाम मात्र के लिए जीडीपी है। ये क्या है, नाम मात्र के लिए जीडीपी है। कभी भी जो ग्रोथ रेट होती है ना, ग्रोथ रेट कभी भी नॉमिनल जीडीपी पे नहीं निकाला जाता। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें आया हुआ है, अभी जो मैं आपको सुबह वाला वीडियो बताया था करेंट अफेयर्स में, यही आया है। जो ग्रोथ रेट होता है ना, हमेशा रियल जीडीपी पे निकाला जाता है। रियल जीडीपी पे किस लिए निकाला जाता है? और एक सवाल और पूछा जाता है कि जो ये नॉमिनल जीडीपी होती है ना, ये करंट ईयर्स पे आधारित होती है, करंट ईयर्स पे आधारित होती है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि कोई वस्तु जो है उस वस्तु को उतना ही रहने दो, लेकिन इस समय उस वस्तु का जो दाम रहेगा ना वो निर्धारित करेगा कि जो जीडीपी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन इससे ग्रोथ का मालूम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि हम ग्रोथ को सेम रख दिए। इधर 50 कार थी और 10 रुपये उसका मूल्य था, तो भी ये 500 रुपये है। अभी भी 50 कार है और इस कार का जो दाम है वो कितना हो गया, 20 रुपया है। 20 रुपया है और ये अभी कितना हो गया, 1000 हो गया। आप ये देख रहे हैं, कार तो सेम है ना भाई, कार सेम है, इसमें कोई फर्क पड़ा है? कोई नहीं। पहले भी 50 कार बन रही थी, 2024 में भी 50 कार बन रही थी, 2025 में भी 50 ही कार बन रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे वृद्धि दिखा रहा है कि 2025 में वृद्धि हुई है। ये चीज़ें देख रहे हैं, 2025 में वृद्धि है, यानी कि ये आपका वृद्धि तो दिखा रहे हैं लेकिन विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, महंगाई ही बढ़ी है। जो चीज़ें पहले 10 में बेची जा रही थी वो अभी 20 में बेची जा रही है। और यहाँ पे आपको जीडीपी में क्या वृद्धि दिखाई दे रहा है, यानी कि आप नॉमिनल जीडीपी से कभी भी ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, अब आता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है, और ये जो रियल जीडीपी होती है ना, यही, इसमें महंगाई का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसमें जो काउंटिंग की जाती है ना वो बेस प्राइस पे की जाती है, बेस प्राइस या फिर बेस ईयर। बेस ईयर समझिए आप, इसका क्या मतलब, बेस ईयर या बेस प्राइस का मतलब क्या है? मान लीजिए 2024 में जो कार थी ना, कार का जो दाम था वो मान लीजिए 10 रुपये एक कार का दाम था। ये 2025 है, कार का जो दाम है वो 10 रुपये है। ये भाई इसको साहब स्थिर रख देते हैं, ये कांस्टेंट हो जाता है, 10 रुपये ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा।
इस पे महंगाई का थोड़ा भी असर नहीं पड़ता है। यानी कि जो कार है ना उसके दाम में, यानी जो वस्तु है उसके दाम में आप परिवर्तन करेंगे ही नहीं करेंगे। अब आपके पास मजबूरी हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए पिछले साल 10 कार थे और आपने 50 कार बनाया था, और 50 कार जब बनाया था तो आपका जो वैल्यू आया था वो 50 आया था, 500 आया था। ठीक है। अब अगली बार भी अगर 2025 में भी अगर आप इतनी कार बनाते हैं तो 500, यानी कि जो आपकी वृद्धि है वो 0 रुपए की है। यानी कि जो आपका ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट वो क्या है, ग्रोथ रेट आपका क्या है, 0% का होगा ना, क्योंकि आपने तो ग्रोथ किया ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए यही 10 रुपए का ही जो कार है वो 10 रुपए का ही है, लेकिन आपने कार 60 बना दिया। कितना बना दिया, 60 बना दिया। ठीक है, यानी कि कार के उत्पादन में आपने वृद्धि कर दी। तो जो 500 में बिक्री हो रही थी वो कितने में होगी, 600 में। यानी कि 500 से 600 जब आएंगे तो आपने कितने की वृद्धि करी है, 100 रुपए की ज्यादा वृद्धि हुई है। यानी कि 100 रुपये आपका ग्रोथ हुआ है, 100 रुपये का ग्रोथ हुआ है। तो पिछले ईयर्स वाला जो रहता है ना, पिछले ईयर्स में जितना बेचे रहता है उसी को यहाँ नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे इंटू 100 करिए, तो ये 500 दुना के 1000, यानी कि आपने कितना किया है, 10%। आपने कितना वृद्धि किया है, 10% की वृद्धि की है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा जो रियल जीडीपी होता है ना, रियल जीडीपी ही बताता है कि ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि रियल जीडीपी से ही ग्रोथ रेट निकाली जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यूज जीडीपी यही है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट निकालना है, ग्रोथ रेट निकालना है तो चाहे यूएनओ हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे एनएसओ जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था है ना, ये इसी का यूज करती है। तो यही सुबह बात हुई थी तो मैं इसीलिए इस पे वीडियो बनाया हूँ। ठीक है। अगर आप आएंगे कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये हमारा भारत देश था, भारत में गुड्स था एंड सर्विसेज थी। तो इसमें टाटा टाटा एंड क्या, सैमसंग थी। ठीक, सैमसंग थी। सैमसंग आपकी क्या है, फॉरेनर थे। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि टाटा कितने की आमदनी कर रही थी, टाटा 500 की कर रही थी, सैमसंग कितने की कर रही थी, 400 की। मान लो सैमसंग 400 की कर रही है, और राम नाम का एक बंदा है और ये गया 100 रुपये की कमाई कर रहा है। कहाँ पे, यूएई में, यूएई में कमाई कर रहा है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो बात क्या है कि इसमें दिया कि 1 साल में समय, याद रखिएगा साल भर का ही ये ब्यौरा रहता है केवल, देश के नागरिकों द्वारा। यहाँ पे नेशनलिटी भाई साहब मायने रख रही है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, जितना भी पैसा कमाएंगे उनका जो अंतिम मूल्य है, यानी कि जो वस्तुएं हो या सेवा हो, उनका जो अंतिम मूल्य है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में काउंट किया जाएगा। क्या इसमें नेशनलिटी मायने रखती है? जी हाँ, इसमें नेशनलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन इसमें ये मायने नहीं रखता, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे कि इस डोमेस्टिक या ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं है। हमारे देश का कोई भी बंदा, चाहे वो कंपनी हो चाहे बंदा हो, कहीं पे भी कमा रहा हो, वो सारी चीज़ें जीएनपी में काउंट होती है। यानी कि जीएनपी अगर आपको निकालना है तो जीडीपी में से जो फॉरेनर वाला है, जो जैसे सैमसंग है ना, सैमसंग आके कमा रही थी तो सैमसंग को आप निकाल दो, सैमसंग को आप निकाल दो, प्लस राम भैया को जोड़ लो। समझ में आ रही बात? राम भैया को जोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीएनपी आएगा। क्या आएगा, ये जीएनपी आएगा। ठीक है। अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यानी कि कोई विदेशी कंपनी अगर हमारे देश में काम कर रही है तो वो हमारे जीएनपी में काउंट नहीं होगी, चाहे कोई विदेशी व्यक्ति हो चाहे विदेशी कंपनी हो। अगर हमारी कोई भारतीय कंपनी विदेश में काम कर रही है और चाहे विदेश हमारा कोई भारतीय बंदा जाके बाहर कमा रहा है, जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो कमा रहे हैं, तो वो सब किस में काउंट होता है, हमारे जीएनपी में काउंट होता है। यानी कि हमारी नेशनलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब आता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद,
एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जहाँ पे आपको एन यानी कि नेट दिख गया, जैसे ही नेट दिखा तो आप जो डिप्रिसिएशन होता है ना, डिप्रिसिएशन, इसको घटाना है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, यानी कि उसी को निकाल देना है। तो डोमेस्टिक इसमें लगा तो डोमेस्टिक का मतलब आप समझ गया कि घरेलू की बात हो जाएगी, यानी कि घर के अंदर की बात हो जाएगी। तो एक साल में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, आप ये समझिए कि जो एनडीपी होती है ना, जो हमारी जीडीपी होती है, जीडीपी में से बस डिप्रिसिएशन को निकाल दीजिए। समझ में आई बात? जैसे क्या है कि आखिर डिप्रिसिएशन होता क्या है, यानी पूंजी घिसावट। जैसे मशीनें हो गई, सड़कें हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई, तो ये समय समय पे भाई सब खराब भी तो होती रहती है। अगर फैक्ट्री में अगर कोई मशीन है तो उसमें घिस रही है, तो उसमें उसके घिसने पर भी तो हमें पैसा देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को निकाल करके मोटी मोटा जब निकाल देते हैं, तो बाकी जो बचता है वो क्या होता है, एनडीपी होता है। जैसे आप ये समझिए कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस था, गुड्स एंड सर्विस था। गुड्स मान लीजिए कि यहाँ से कितना में टाटा एंड सैमसंग थी, सैमसंग थी। मैं आपको यहाँ पे एनडीपी और जीएनडीपी दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। टाटा था, टाटा मान लीजिए कि 10 गाड़ी बनाती थी, उसमें से 2 गाड़ी मान लीजिए खराब हो गई, डिफेक्ट हो गए। सैमसंग यहाँ पे मान लीजिए 15 मोबाइल बनाती थी, और यहाँ से 6 मोबाइल इसका खराब हो गया। मोटी मोटा ऐसा समझिए आप, सपोज करिए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या था कि जैसे आप एनडीपी निकालने जाएंगे ना, जैसे आप एनडीपी निकालने जाएंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो जीडीपी होगा वो कितना होगा, टोटल आप कितना ले रहे हैं, 10 10 20 5 25, लेकिन आपका खराब कितना हो रहा है, 8। यानी कि जीडीपी 25 है, उसमें से खराब कितना हो रहा है, 8 खराब हुआ। यानी कि 17 जो है वो आपका क्या होगा, वो एनडीपी होगा। ये चीज़ें समझ में आ रही बात? 17 जो होगा वो क्या होगा, एनडीपी होगा। हाँ, अब वो बात अलग है, इसका थोड़ा सा अगर आप वैल्यू निकालेंगे यानी कि पैसे में निकालेंगे, मैं आपको मोटी मोटा ये बताया कि 10 रुपये है तो 10 रुपये में से 2 रुपये वो क्या है कि खर्च हो गया या डिप्रिसिएशन पे चला गया। ये 15 रुपये है तो 15 रुपये में से 6 रुपये जो है वो डिप्रिसिएशन पे चला गया। लेकिन जब जीडीपी आप निकालेंगे तो पूरा जीडीपी जो है वो 25 रुपये का है। लेकिन अब जीडीपी 25 का है, 25 में से जो 8 रुपये है ना वो किस पे निकल गए, वो 8 रुपये निकल गए आपके डिप्रिसिएशन पे। तो जो आपका एनडीपी है ना, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद है, वो कितना आएगा, 17 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एनडीपी है, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसको भी समझिए। फिर वही बात आ गई कि गुड्स एंड सर्विस है। वही बात है कि मान लीजिए टाटा 50 रुपये का कारोबार कर रही है, उसमें से 2 रुपये उसका डिप्रिसिएशन में चला गया, ठीक है। और सैमसंग जो है वो 40 रुपये का कारोबार किया और उसका 8 रुपया डिप्रिसिएशन में चला गया, यानी कि ये जो खर्चे थे उस पर चले गए, ठीक है। जबकि राम भैया क्या किए, गए और 30 रुपये कमा के ला रहे। तो जब जीएनपी ये एनएनपी निकालना होता है ना, एनएनपी जब निकालना होता है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होता है, तो एनडीपी जो हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, यानी कि सकल घरेलू जो राष्ट्रीय जो उत्पाद होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसमें से आप डिप्रिसिएशन को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डिप्रिसिएशन को आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस कीजिएगा ना, तो जीएनपी सबसे पहले निकालिए, क्या होगा, तो जीएनपी में क्या है कि हमारी जो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के अंदर यानी कि जो हमारे राष्ट्र के हैं, तो उन्हीं की बात की जाएगी, तो सैमसंग तो रहेगा नहीं,
ठीक है। सैमसंग तो अब रहेगा नहीं, तो सैमसंग की हम तो बात ही नहीं करने वाले। तो हम बात करेंगे टाटा। टाटा कितना कमाया है? टाटा भाई साहब कमा रहा है 50 रुपये। ठीक है। इधर राम गया था विदेश, तो राम भी 30 रुपया कमाया है, 30 रुपया। लेकिन बोल रहा है कि ये तो हमारा जीएनपी हो गया, हमारा ये तो जीएनपी हो गया, लेकिन डिप्रिसिएशन भी तो हुआ है 2 रुपये का। ठीक है। तो 50 30 80 हो गया, 80 में से 2 रुपये डिप्रिसिएशन हो गया। तो डिप्रिसिएशन जैसे घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 78। यानी कि जो हमारा NNP आएगा वो कितना आएगा? 78 रुपीज़। तो ये रहा आपका पूरा, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा आपको सही से समझ में आया या नहीं आया, या आपको कोई और वीडियो चाहिए। अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा, नहीं आया तो फिर मैं एक बार कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे से समझा सकूँ। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।